वन लेक्चर के अंदर पूरा शॉर्ट मिल जाएगा। ये इधर देखिएगा, वन शॉर्ट वीडियो है। थर्मोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बिहाफ पर रिएक्शन जो होती है डियर स्टूडेंट, दो क्लास के अंदर क्लासीफाई होती हैं। वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहली होती है एंडोथर्मिक, और सेकंड होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड इज एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, इस तरीके से याद रखिए। एंडो का मतलब होता है इसके अंदर डालनी पड़ती है एनर्जी। तो ये रिएक्शन तभी प्रोसीड करेगी जब हम लोग इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। और ये रिएक्शन कब होगी? जब इसके अंदर से एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, इवॉल्व कराएंगे, निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा, द रिएक्शन which proceed to absorb energy, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो लिखिएगा द रिएक्शन which proceed to release energy। वहीं पर अगर हम बात करें डेल्टा एच के साइन की, तो डेल्टा एच का साइन एंडोथर्मिक रिएक्शन के पॉजिटिव होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव होगा। यहाँ पे लिखिएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये हमेशा होगा पॉजिटिव, एंथैल्पी का साइन हमेशा होगा पॉजिटिव। यहाँ पर एंथैल्पी का साइन की अगर हम बात करें तो ये होगा निगेटिव। अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, आइए मैं ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, ये देखिए, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस। मैंने वाई एक्सिस पर ले लिया है एनर्जी और एक्स एक्सिस पे ले लिया है प्रोग्रेस। ये देखिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। ये ग्राफ जो है, यहाँ पर जो है ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को बता रहा है, ये जो है ये बता रहा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को, और ये जो पीक है ये बता रही है ट्रांजिशन स्टेट को। अगर मैं बात करूँ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की, तो ये देखिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इतना सारा आ रहा है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखिएगा इतना आ रहा है, यानी यहाँ पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है। अगर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम हो, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक ग्राफ। वहीं पर हम बात करें अगर यहाँ पर ग्राफ की, ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस। दिस ग्राफ इज एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस। मैंने क्या किया, ये देखिए ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ पे देखिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये बहुत मिनिमम है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, और ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, ज़्यादा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम होता है, और इनके बीच का ये जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच आर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको दिखाया। इसके बाद मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। अगर मैं बात करूं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप मेजर कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लिखिएगा, इफ we measure enthalpy of reactions at 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। then enthalpy of reactions are called standard enthalpy of reaction, standard enthalpy of reaction। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। हेडिंग है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेंगे, अफेक्ट डालेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पहला फैक्टर डियर स्टूडेंट देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर मैं किसी रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो वहां पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, एंथैल्पी का जो साइन होता है वो भी रिवर्स हो जाता है। ये फर्स्ट फैक्टर कहलाता है
लाप्लास लॉ। यहाँ पे लिखिएगा, इफ वी चेंज और रिवर्स the reaction, then enthalpy sign also reverse. This law is called लाप्लास लॉ। इसको हम लोग लाप्लास लॉ कहते हैं। आइए मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। देखिएगा, मैंने क्या किया है, एक रिएक्शन ली है N2 + 3H2 इज इक्वल टू ट्वाइस अमोनिया। यहाँ पर मैंने फॉर्मेशन किया है अमोनिया का, और एंथैल्पी का साइन है इज इक्वल टू माइनस का 238 किलो जूल पर मोल। ये मैंने क्या किया, एंथैल्पी ले। आपने क्या किया, जो प्रोडक्ट था उसको बना दिया रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट था उसको बना दिया प्रोडक्ट। ये देखिए, प्रोडक्ट को बना दिया रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को बना दिया है प्रोडक्ट। इसका मतलब है आपने इस रिएक्शन को क्या कर दिया है, रिवर्स। जैसे ही आपने रिवर्स किया तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, इस एंथैल्पी का जो साइन पहले निगेटिव है अब हो जाएगा पॉजिटिव। सिर्फ इतना फर्क आता है। डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 238 किलो जूल। तो याद रखिएगा, ये पहला फैक्टर था जो अफेक्ट कर रहा था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को। आइए मैं बात करता हूँ सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी। नो डाउट्स डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा फास्ट होगा लेकिन एक एक पॉइंट आपका कवर हो जाएगा, और सारी एंथैल्पी आज कवर होंगी और साथ में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और थर्मोकेमिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर होता है डियर स्टूडेंट बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। बैलेंसिंग कोएफिशिएंट क्या है? जब कोई रिएक्शन दी जाती है, अगर वो रिएक्शन अनबैलेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। और बैलेंस करने के लिए जिस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है एंथैल्पी में। देखिएगा, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, आइए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ये देखिए, आपने लिया हाफ N2 प्लस 3/2H2, ये बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 3/2H2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू अमोनिया। ये देखिए फॉर्मेशन कर रहा है अमोनिया का। आपने क्या किया, इस रिएक्शन को जस्ट रिवर्स किया, सॉरी जस्ट क्या किया है, अनबैलेंस कर दिया, रिवर्स नहीं किया। मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को अनबैलेंस कर दिया। पहले था हाफ N2, अब कर दिया N2 + 3H2 इज इक्वल टू ट्वाइस अमोनिया। और पहले का जो है एंथैल्पी मान लिया है डेल्टा H1, और दूसरे की एंथैल्पी आपको कह रहा है अननोन है। अगर दूसरे की एंथैल्पी अननोन है तो इसको निकालना पड़ेगा। निकालने से पहले हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को आपस में बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा N2 + 3H2 इज इक्वल टू ट्वाइस अमोनिया, इसके बराबर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है, इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के बराबर करने के लिए अगर मैं इस रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, डी से मल्टीप्लाई करोगे, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वो फैक्टर इस एंथैल्पी में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से जो मल्टीप्लाई करोगे ये 2 इस एंथैल्पी में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और सिंपली डेल्टा H इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा H1 × 2। ये देखिए आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर एक काम करिए, यहाँ से बैलेंस करके दिखा दीजिए। आइए मैं बैलेंस करके दिखा दे रहा हूँ, नो डाउट्स ये क्रैश कोर्स है, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया ये रिएक्शन इस रिएक्शन के बराबर हो गई। अब देखिए हमें क्या करना है, ये है डेल्टा H1 इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा H1, हाफ इंटू डेल्टा H हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा H के अंदर, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा H1। चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन से करिए चाहे सेकंड से करिए, अगर ये बैलेंस है इक्वेशन तो याद रखिएगा आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। थर्ड एक और फैक्टर होता है जहाँ पर स्टेट ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, थर्ड फैक्टर। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ और बताना चाहूँगा डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी।
हेडिंग होगी डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। आपके थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर डियर स्टूडेंट बहुत सारी एंथैल्पीज दी गई हैं। आइए मैं वन बाय वन करके इनको डिस्कस करता हूं और इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं नीट के अंदर, जेडब्ल्यू के अंदर, उन सारे न्यूमेरिकल्स को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी। डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज के अंदर पहली है एंथैल्पी ऑफ कंबशंस। फर्स्ट एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस सी से। डियर स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है तो लिखिएगा, लिखिए उसके बाद मैं समझा रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of compound burn in presence of excess of air, in presence of excess of एयर या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम एक मोल कंपाउंड को जला रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जो उसकी वजह से चेंजमेंट आएगा एंथैल्पी के अंदर। आइए मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये है एथाइल एल्कोहल, दिस इज एथाइल एल्कोहल। इसको मैंने क्या किया है, कंबशन किया, तो ये कंबशंस कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशंस ऑफ एथाइल एल्कोहल। ये देखिए मैंने जलाया है, एथाइल अल्कोहल लिया है। जब जलाओगे तो ये कंबशन प्रोसेस हमेशा होगी डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये देखिए जितने मोल कार्बन थे उतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज कर दीजिए। 2 मोल कार्बन है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन को जस्ट हाफ कर दीजिए। जब 6 हाइड्रोजन को हाफ करोगे तो यहाँ पर होगा 3H2, तो 3 वाटर के अंदर चेंज कर दीजिए। जितने हाइड्रोजन हुआ करें उसका जस्ट हाफ वाटर कर दिया करिए। आइए ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2⁴ + 3 टोटल 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिएगा 1 और ये है 2 3। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। और इस रिएक्शन को, इस एंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ और। एंथैल्पी ऑफ कंबशन की अगर हम बात करें तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लिखिएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑलवेज exothermic process except two place। सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं डियर स्टूडेंट जहां पर एक्सोथर्मिक ना होके ये हो जाती हैं एंडोथर्मिक। वो होती हैं कंबशंस ऑफ N2 एंड F2। जब आप कंबशंस करोगे डियर स्टूडेंट N2 का मतलब है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का और F2 का मतलब है फ्लोरीन मॉलिक्यूल का। जब इनका आप कंबशन करते हो तो यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी को प्रोवाइड कराना पड़ता है। अगर एनर्जी को आप प्रोवाइड करा रहे हो तो इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। रीजन क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच 3 कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। 3 कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ती है। और यहाँ पर फ्लोरीन का जब कंबशन करते हैं तो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है, उसको भी हम लोग तोड़ते हैं और तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए ये दोनों का कंबशन कहलाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। आगे बढ़ जाइएगा। अगर मैं बात करूं इक्वेशंस ऑफ कंबशंस, देखिएगा कंबशंस की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी फॉर हाइड्रोकार्बन्स का कभी भी कंबशंस हो और आपको कहा जाए बैलेंस करने के लिए तो इधर देख लीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CX। X का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, Y का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर कार्बन हाइड्रोजन की संख्या आपको मिल जाए तो ये आपको हाइड्रोकार्बन पता चल जाएंगे। इसको हम लोग जला रहे हैं, जलाने का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे। यहाँ पर होता है X + Y/4 O2 इज इक्वल टू हो जाता है डियर स्टूडेंट X CO2 + Y/2 H2।
नो डाउट्स ये क्रैश कोर्स है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा टाइम लेके ये सारी चीज़ें एक बार बता दी जाएं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का आप कंबशन करोगे, ब्यूटेन के अंदर होता है 4 कार्बन और हो जाएगा 10 हाइड्रोजन, इसका मुझे कंबशन करना है। कंबशन कैसे करोगे? इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्या किया, सिंपली O2 लिख दिया। अभी मुझे पता नहीं है कितने यहाँ पर ऑक्सीजन लगेंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन हुआ करें उतने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा दिया करो। ये देखिए 4 कार्बन है, इसके अंदर से 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए। वाई कितने हैं? जितने वाई हों उसका जस्ट हाफ वाटर निकाल दीजिए। वाई देखिए यहाँ पे 10 है, इसका जस्ट हाफ वाटर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5:2। नो डाउट्स कार्बन जो है बैलेंस है, 4 कार्बन ये बैलेंस है, 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन ये बैलेंस है। अभी बैलेंस नहीं है कुछ अगर, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हमें क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 to the 8 ऑक्सीजन प्लस 5 13 ऑक्सीजन टोटल है। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू ये रख दीजिए, अपॉन 4 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो 4 to the 8 प्लस 5 13, तो यहाँ पर सिंपली 13/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे डियर स्टूडेंट, आप उनको बैलेंस कर सकते हो। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ और मैं बताना चाहूँगा, अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये पूछा जाए, लिखिएगा, इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ reactant and product are given, reactant and product are given, and enthalpy of reactions, enthalpy of reactions, enthalpy of reactions ask। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस बता दीजिए, तो यहाँ पर सिंपली फार्मूला याद रखिएगा, इस केस के अंदर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, इसको आपस में माइनस कर देना है, यहाँ से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यूअस क्वेश्चन कराऊंगा। देखिएगा ये था एंथैल्पी ऑफ कंबशंस। एंथैल्पी ऑफ कंबशंस के बाद मैं बताना चाहूँगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आइए मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करता हूँ। देखिएगा पहले मैं सारी एंथैल्पी को डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखिएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट बनाना, तो यहाँ पे लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज change in enthalpy, change in enthalpy when one mole compound form, one mole compound form by its constituent element, its constituent element in most stable natural state। किसी एक मोल कंपाउंड को जब हम बनाते हैं उसके नेचुरल स्टेबल स्टेट से, तो उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये चीज़ जो आपको दिख रही है मोस्ट स्टेबल नेचुरल स्टेट, ये है क्या, आइए मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करिए, तो हाइड्रोजन की मोस्ट स्टेबल नेचुरल स्टेट जो होती है वो गैसियस होती है। वहीं पर हम बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन पाया जाता है Cl2 फॉर्म में और ये पाया जाएगा गैसियस। ब्रोमीन की बात करिए तो ब्रोमीन की नेचुरल स्टेट होती है लिक्विड। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पाया जाता है 2 फॉर्म में,
एक होता है O2 की फॉर्म में, एक होता है O3 की फॉर्म में, लेकिन मोर स्टेबल जो होगा वो पाया जाता है ऑक्सीजन की फॉर्म में। आप हमेशा यूज करिएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में O2 ना कि O3। अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो सल्फर भी दो फॉर्म में पाया जाएगा, वन इज रोहम्बिक एंड सेकंड इज मोनोक्लिनिक। आपको यूज करना हो सल्फर तो आप हमेशा यूज करिएगा रोहम्बिक वाला, ना कि मोनोक्लिनिक वाला। अगर मैं बात करूं डी स्टूडेंट कार्बन की, तो कार्बन दो फॉर्म में पाया जाएगा, एक फॉर्म होती है डायमंड और दूसरी फॉर्म होती है डी स्टूडेंट ग्रेफाइट। कार्बन की ग्रेफाइट वाली फॉर्म जो होगी वो मोर स्टेबल नेचुरल स्टेट होगी, आप हमेशा उसको यूज करिएगा। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ एथाइल एल्कोहल। ये देखिए मैंने एथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशंस किया है। एथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशंस कैसे करोगे, ये देखिए कार्बन दिया गया है, ये जो कार्बन आप लोगे ग्रेफाइट वाला लोगे, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है ये मोर स्टेबल नेचुरल स्टेट होती है। हाइड्रोजन देखिए 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन पाया जाता है H2 की फॉर्म में। ये देखिए मैंने क्या किया है, H2 की फॉर्म ले ली है 3H2, ये गैसियस। ऑक्सीजन है सिंगल, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन पाया जाता है O2 की फॉर्म में। यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ O2, ये हो जाएगा C2H5OH। ये है एथाइल एल्कोहल लिक्विड। ये देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गया है एथाइल एल्कोहल। अगर मैं बात करूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस की, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस का भी फार्मूला होता है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे लिखिएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू summation of enthalpy of formations of product minus summation of enthalpy of formations of reactant। ये फार्मूला होता है। इससे पहले आप लोगों ने देखा कंबशंस के केस में, तो कंबशंस के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट था, और यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा। आइए मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, देखिएगा क्वेश्चंस देखिएगा। if enthalpy of formations if enthalpy of formations of SO2 is minus 320 kilojoule per mole, then calculate energy release when 4 gram sulfur burn in presence of oxygen। 4 ग्राम सल्फर को जलाने पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, आइए मैं बताना चाहूंगा। आपसे कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये आपको दिया गया है SO2 के लिए माइनस का 320 किलो जूल, मतलब एक मोल को जलाने पर जो एनर्जी निकल रही है वो है 320 किलो जूल। ये माइनस जो है ये सिर्फ अब बता रहा है साइन के बारे में, एक्सोथर्मल प्रोसेस है, निकल रही है। तो 320 किलो जूल ये एनर्जी कब निकल रही है, जब एक मोल कंबशन कर रहे हो। तो यहाँ पर लिखिएगा फॉर 1 मोल, एक मोल इसको जलाने पर निकलने वाली एनर्जी जो होगी, निकलने वाली एनर्जी इज इक्वल टू 320 किलो जूल है, 320 किलो जूल। अगर मैं बात करूं 4 ग्राम सल्फर को बर्न करना है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर दिया गया मोल, तो इसको भी चेंज करना होगा मोल के अंदर। मोल के अंदर कैसे चेंज करोगे, तो ये वेट दिया गया है, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, यानी 4/32 करोगे तो ये मोल के अंदर चेंज हो जाएगा। 4/32 मोल जलाने के लिए निकलने वाली एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा
320 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 4/32। ये देखिए टोटल एनर्जी आ गई है 40 किलो जूल। क्या आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ और आपको बताना चाहूँगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। बहुत सारी एंथैल्पी दी गई हैं, आइए मैं बताना चाहूँगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस। उसके बाद लास्ट में सारे क्वेश्चंस एक साथ और भी किए जाएंगे। देखिएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। अभी सबके साथ सिर्फ एक दो क्वेश्चंस करता जा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन कंटिन्यूस करूंगा और सबके साथ बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा। यहाँ पे देखिएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा इट इज चेंज इन एंथैल्पी। उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा। इट इज चेंज इन एंथैल्पी when one mole solid dissolve in excess of water। अगर एक मोल सॉलिड को हम लोग एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर जो डिजॉल्व करते हैं तो जो एंथैल्पी के अंदर चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को मैंने एक आयनिक सॉलिड लिया, ये देखिए कोई सॉलिड है, इस सॉलिड को मैंने क्या किया है वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया। जैसे ही वाटर के अंदर डिजॉल्व करूंगा पहला जो काम होगा ये अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा। एक कैटायंस होगा एक एनायंस होगा। कैटायंस और एनायंस के अंदर जो तोड़ेगी उस एंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ये देखिए ये टूट गया है पहले स्टेप के अंदर अपने आयंस, अपने आयंस के अंदर अगर टूट जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। और ये लैटिस एंथैल्पी डियर स्टूडेंट होती है पॉजिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद दूसरी एनर्जी पिक्चर के अंदर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पर एक और आ जाएगी पिक्चर के अंदर एंथैल्पी, इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या करेगी, इसको डिजॉल्व, इसको क्या करेगी सराउंड कर लेगी। और ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है डियर स्टूडेंट नेगेटिव, और ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से ए बी इक्वल्स। अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो फार्मूला बना सकता हूं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये देखिए डियर स्टूडेंट मैंने फार्मूला बना दिया है। याद रखिएगा लैटिस एंथैल्पी ये हमेशा होगी पॉजिटिव और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये होगी निगेटिव। अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर लैटिस एंथैल्पी को निगेटिव दे दिया गया है तो आप पहले इसको चेंज करिएगा पॉजिटिव के अंदर, फिर क्वेश्चन के अंदर रखिएगा फार्मूले के अंदर और आंसर निकालिएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया, सिंपली सिर्फ लैटिस एंथैल्पी को माइनस के अंदर रख दिया गया है, उसको आप चेंज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है द लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 7 माइनस का 780 किलो जूल पर मोल, माइनस का 780 किलो जूल पर मोल एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस R माइनस 406 एंड 364 माइनस 364 are respectively then calculate enthalpy of solution।
ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपसे पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड -780 किलो जूल पर मोल है। जैसे ही माइनस दिया आपने क्या किया, लैटिस एंथैल्पी का साइन चेंज कर दिया। ये माइनस था, इसको उठा के यहाँ पर प्लस कर दिया। ये देखिए मैंने यहाँ पर फार्मूले के अंदर रख दिया, माइनस को चेंज करके प्लस कर दिया सिंपली, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी हमेशा होती है पॉजिटिव, हमेशा होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आपको दिया गया है माइनस का 406 Na के लिए, और क्लोरीन के लिए दिया गया है माइनस का 364। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 780, ये प्लस है, ये माइनस, ये हो जाएगा, जब जोड़ोगे तो ये माइनस हो जाएगा 770, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 10 किलो जूल। तो इस तरीके से आपने इस पर क्वेश्चन देखा। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं और बताना चाहूंगा नेक्स्ट एंथैल्पी के बारे में। नेक्स्ट एंथैल्पी है डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट एक स्टेट को अनदर स्टेट के अंदर चेंज कर देना। उसके अंदर जो भी एंथैल्पी चेंज आएगी उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लिखिएगा, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन स्टेट change in another state, चेंज इन अनदर स्टेट, एक स्टेट को हम लोग दूसरे स्टेट के अंदर चेंज करते हैं तो वहां पर जो एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने कहा, देखिएगा ये है सॉलिड, इस सॉलिड को मैंने क्या किया है लिक्विड के अंदर चेंज कर दिया। इस सॉलिड को हमने चेंज कर दिया है लिक्विड के अंदर। अगर सॉलिड को मैं लिक्विड के अंदर चेंज करूंगा तो यहाँ पर एक एंथैल्पी पिक्चर के अंदर आती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मैंने क्या किया, इस लिक्विड को चेंज कर दिया गैस के अंदर। जब इस लिक्विड को गैस के अंदर चेंज करूंगा तो एक अलग एंथैल्पी पिक्चर के अंदर नजर आएगी, इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशंस। लिक्विड जब भी गैस के अंदर चेंज होगा तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, और यहाँ पर जो एंथैल्पी आएगी उसे हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तीसरी कंडीशन से डियर स्टूडेंट ये बनती है, अगर मैं सॉलिड को डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज कर दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और इसके अंदर जो चेंज आएगा एंथैल्पी के अंदर उसे हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये देखिए मैंने सॉलिड को डायरेक्ट चेंज किया है गैस के अंदर। जैसे ही सॉलिड को डायरेक्ट चेंज किया गैस के अंदर, यहाँ पर जो चेंज आएगा एंथैल्पी के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एक चीज सब में कॉमन होती है, चाहे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो, चाहे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो, चाहे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो, ये जितनी भी प्रोसेस होती हैं डियर स्टूडेंट, ऑल एंथैल्पी आर ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखिएगा ऑल थ्री प्रोसेस या ऑल थ्री एंथैल्पी और ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमेशा होगी डियर स्टूडेंट ये एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस होने का मतलब है यहाँ पर आपको एनर्जी हमेशा प्रोवाइड करानी पड़ेगी। आइए इसके बाद मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ और बताना चाहूँगा बॉन्ड एनर्जी के बारे में। हेडिंग है बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग इज बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? तो याद रखिएगा बॉन्ड एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड के अंदर बॉन्ड जो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। या तो दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हो, एक मोल कंपाउंड के अंदर बॉन्ड बनाने के अंदर
जो एनर्जी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी उसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। लिखिएगा, द एनर्जी रिलीज, द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of same type बॉन्ड ब्रेक, सेम टाइप बॉन्ड को ब्रेक करने पर जो एनर्जी निकलती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। या अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हो तो वहां पर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पर एनर्जी निकलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको आपने बीच से ब्रेक कर दिया। जैसे ही बीच से ब्रेक करोगे डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। 3 बॉन्ड को ब्रेक कर दिया कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसको बोलोगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन था, इसको ब्रेक कर दिया तो ये बोलोगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। अगर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको दिया गया है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा गया है तो आप सिंपली फार्मूला लगाइएगा। देखिए, इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आर गिवन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन asked, then use summation of enthalpy of reaction is equal to summation of enthalpy of reactant minus summation of enthalpy of product। ये फार्मूला आप यूज करिएगा। 2 जगह ऐसी होती है डियर स्टूडेंट, 2 जगह सिर्फ पूरी की पूरी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जहां पर आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो। एक होता है जब एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बारी आती है और दूसरा जब होता है डियर स्टूडेंट बॉन्ड एनर्जी की बारी आती है। अगर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया गया है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है तो आप हमेशा लगाइएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो 2 कंडीशंस आप याद रखिएगा। इसको याद कर सकते हो एक ट्रिक से, आरबीसी। हम लोग जानते हैं बायोलॉजी के अंदर होता है आरबीसी, इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्ड सेल या रेड ब्लड सेल बोल सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे 2 केस के अंदर। अगर आपको दिया गया है बॉन्ड एनर्जी और आपको अगर दिया गया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया जाए और बॉन्ड एनर्जी दी जाए तो आप हमेशा इस फार्मूले का यूज करिएगा। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं और आपको बताना चाहूंगा इस पर एक क्वेश्चन जो आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर। देखिएगा, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। आइए मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, देखिएगा। इसके बाद एक आईआईटी का क्वेश्चन होगा, कह रहा द बॉन्ड एनर्जी, क्वेश्चन है द बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 198 103 103 यहाँ पर एक चीज छूट रही है डियर स्टूडेंट, कार्बन हाइड्रोजन के बाद है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कर दीजिएगा। 198 98 103 इसके बाद दिया गया है एंड 145 किलो जूल पर मोल, सॉरी किलो कैलोरी पर मोल।
ये जूल में नहीं कैलोरी में दिया गया, किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली आपसे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। हम लोग सिंपली जानते हैं यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी दी गई है। अगर बॉन्ड एनर्जी दी जाए या एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया जाए तो आप हमेशा यूज करिएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये देखिए आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशंस है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम लोग बोलते हैं C2H2, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। यहाँ पर कराया गया डियर स्टूडेंट हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन जब कराओगे तो ये एसिटिलीन यानी एल्काइन चेंज हो जाती है एल्कीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इक्वेशन आपको दी गई है। अगर आपको इक्वेशन सिंपली दे दी गई है तो ये क्वेश्चन से बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला है रिएक्टेंट और राइट साइड वाला है प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को देखना है। यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है। टोटल कार्बन हाइड्रोजन ये जो एनर्जी है 98 वाली, ये कितनी है 2, तो यहाँ पर सिंपली लिख दीजिएगा 2 × 98 किलो कैलोरी। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी कितनी दी गई है 198, यहाँ पर देखिएगा 198। रिएक्टेंट वाली एनर्जी सारी हम क्या कर रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं। उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की बात करिए तो 103 दी गई है। ये देखिए आपने रिएक्टेंट की एनर्जी निकाल ली। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट की एनर्जी। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं डियर स्टूडेंट तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन जो है ये 4 है, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की जो एनर्जी होगी ये देखिए 98 × 4 हो जाएगी, प्लस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करिए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 145, यहाँ पर रख दीजिए 145। ये देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी आ गई और ये है रिएक्टेंट की एनर्जी। इनको आपस में हम लोग जोड़ लेंगे और फार्मूला लगा देंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो 4 8 × 32, 4 9 × 36, और यहाँ पर देखिएगा इसको हम जोड़ लें 98 × 2 196 प्लस 198 प्लस 103। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहाँ पर रख दीजिए 196 प्लस 198 प्लस 103, माइनस कर दीजिए 392 प्लस 145 और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं और बताना चाहूंगा अबाउट डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग है डिसोसिएशन एनर्जी। अगली हेडिंग है डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी होती क्या है समझिएगा। जब हम लोग एक गैसियस मॉलिक्यूल को उनके गैसियस एटम के अंदर ब्रेक कर देते हैं तो दो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। देखिएगा द एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक 1 mole gaseous molecule into their gaseous atom, उनके गैसियस एटम के अंदर ब्रेक कर देने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी, अब ये देखिएगा मैंने क्या किया है H2 मॉलिक्यूल लिया है, ये देखिए मॉलिक्यूल है, इसको मैंने चेंज कर दिया है, तोड़ दिया है
उसके गैसियस एटम के अंदर। तो जो एनर्जी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, और हाइड्रोजन के लिए है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये कोई मीथेन मॉलिक्यूल है, दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल, ये गैसियस फॉर्म में है। मुझे क्या करना है, सिंपली तोड़ देना है इनके गैसियस एटम के अंदर, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी उसे हम कहेंगे डिसोसिएशन एनर्जी। ये देखिए कार्बन को तोड़ दिया और साथ में हाइड्रोजन को तोड़ दिया उनके गैसियस एटम के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन। दिस इज डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन। अगर मैं मीथेन की स्ट्रक्चर बनाऊं डियर स्टूडेंट, तो ये देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये, तीसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये, और चौथा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये। डिसोसिएशन एनर्जी की अगर आप बात करोगे डियर स्टूडेंट, तो ये बराबर होती है इज इक्वल टू समेशंस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे लिख सकते हो डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये हमेशा होती है डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मीथेन मॉलिक्यूल के लिए तो डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये बॉन्ड एनर्जी फर्स्ट आ जाएगी, इसको मैंने ब्रेक किया तो ये आ जाएगी बॉन्ड एनर्जी सेकंड, इसको तोड़ा तो ये आ जाएगी बॉन्ड एनर्जी थर्ड, इसको तोड़ा तो ये आ जाएगी बॉन्ड एनर्जी फोर्थ। यहाँ पर देखिए समेशन के बराबर हो जाएगी डिसोसिएशन एनर्जी, तो डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी 1 प्लस बॉन्ड एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड एनर्जी 3 प्लस बॉन्ड एनर्जी 4। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू 4 इंटू समेशन ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी। ये देखिए मैंने लिख दिया डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू 4 इंटू एवरेज बॉन्ड एनर्जी। आइए मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ और बताना चाहूँगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस। नेक्स्ट हेडिंग इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस क्या होता है इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा और उसके बिहार पर कुछ क्वेश्चंस कराना चाहूँगा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस की अगर हम बात करें, अगर मैं इसकी बात करूँगा फॉर मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के लिए जब भी बात करूँगा तो ये हमेशा बराबर होगा एंथैल्पी डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पे लिखिएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस आइए मैं बता देता हूँ पहले होता क्या है एटोमाइजेशंस। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस, जब हम लोग एक गैसियस एटम को बनाते हैं तो वहां पर जो एनर्जी प्रोवाइड करानी होती है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस। यहां देखिएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस for a molecule is equal to dissociation energy, ये हमेशा बराबर होती है, इक्वल होती है डिसोसिएशन एनर्जी के। सेकंड पॉइंट मैं लिखूं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस is equal to dissociation energy for atom। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस किसके लिए होनी चाहिए, मॉलिक्यूल के लिए, ये हमेशा बराबर होती है डिसोसिएशन एनर्जी के। जैसे मैंने कहा ये कोई मीथेन मॉलिक्यूल है,
इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये हो जाएगी डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर का। तो उसको आप बराबर कर सकते हो डियर स्टूडेंट डिसोसिएशन एनर्जी के। अगर हम बात करें सेकेंड फैक्टर की एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कब आता है पिक्चर के अंदर, तो मैंने बताया था जब सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस के अंदर, तो यहाँ पर आता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस जैसे मैंने कहा सॉलिड है, ये सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो गया है गैस के अंदर, अगर डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर आएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस। ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस किसी एटम के लिए, यहाँ पे नीचे लिख दो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस ऑफ एटम, ये हमेशा बराबर होता है एंथैल्पी सॉरी डिसोसिएशन एनर्जी के। आइए मैं क्वेश्चन करता हूँ, वो क्वेश्चन है आईआईटी का, और ये पूरा का पूरा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्लियर कर देगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के ऊपर। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या रिलेशन है डिसोसिएशन एनर्जी में, वो क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, enthalpy of atomizations of methane and ethane are 400 and 680 kilojoule and 680 kilojoule per mole, then calculate bond energy of carbon single bond। ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है, आपसे कह रहा है बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है डियर स्टूडेंट कार्बन सिंगल बॉन्ड की। ये देखिए मीथेन दिया गया है, ये मीथेन हम लोग जानते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये जो बराबर होता है हमेशा किसी मॉलिक्यूल का एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर। और डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, जब हम लोग एक गैसियस मॉलिक्यूल को उसे गैसियस एटम के अंदर तोड़ देते हैं। ये देखिए मीथेन है, ये गैसियस है और ये टूट जा रहा है उसे गैसियस एटम के अंदर, इसके अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करानी होगी उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिसोसिएशन एनर्जी। अब यहाँ पे देखिएगा डिसोसिएशन एनर्जी ये बराबर किसकी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ये बराबर हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के। ये है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हम लोग जानते हैं डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्योंकि मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूँ कार्बन हाइड्रोजन की, तो ये देखिए 4 कार्बन हाइड्रोजन से 4 कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक फार्मूला इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू 4 इंटू एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। डिसोसिएशन एनर्जी ये आपने बराबर कर दी है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के, ये किसके बराबर है 400 के, यहाँ पे रख दीजिए 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ये देखिए आपने एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन निकाल लिया है, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन। आइए मैं इसको ब्रेक करता हूँ C2H6 को। ये देखिए C2H6 को मैंने ब्रेक कर दिया है लाइक दिस, कार्बन में टूटेगा, ये 2 एटम कार्बन के होंगे और साथ में टूटेगा 6 हाइड्रोजन में।
हम लोग जानते हैं डिसोसिएशन एनर्जी होती है इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर लिख सकते हो समेशन ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। 6 कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, तो ये देखिएगा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी होगी डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, लिख दिया आपने, कोई इशू नहीं है। डिसोसिएशन एनर्जी आपको दी गई है 680, यहाँ पे उठा कर रख दीजिए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन की अगर हम बात करें तो ये देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी ये आपको निकालनी है, प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, तो ये आपको दिया गया है 100, ये हो जाएगा 600, यहाँ पे ले आइए 680 माइनस 600, ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन 80। तो यहाँ से आपने आंसर निकाल लिया है 80। तो यहाँ पर क्या करना था, सिंपली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को बराबर करना था डिसोसिएशन एनर्जी के। और हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट डिसोसिएशन एनर्जी होता है बराबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ से आपने ये क्वेश्चन निकाल लिया, ये क्वेश्चन था JEE का। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ और मैं बताना चाहूँगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। उसके बाद मैं चलूँगा हैश लॉ के बारे में। हैश लॉ पर जितने क्वेश्चन होंगे उनको मैं कराऊंगा। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। What is enthalpy of neutralization? तो लिखिएगा the energy required to neutralize gram equivalent of acid in presence of excess of base। जब हम लोग एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, एक्सेस ऑफ बेस में, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसकी वजह से जो एंथैल्पी के अंदर चेंज आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। या इस तरीके से आप कर सकते हो वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है डियर स्टूडेंट, अगर हमने क्या किया एसिड की जगह बेस ले लिया और एसिड को हमने ले लिया एक्सेस में, तब भी सेम होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आप बेस भी ले सकते हो, एसिड भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिएगा आपने क्या किया है, एसिड इसकी रिएक्शन कराई है बेस से और बेस को लिया है इन एक्सेस और इसका लिया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा ये लिमिटिंग रिएजेंट और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी इसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सेम केस आप कर सकते हो बेस के अंदर। ये देखिए आपने क्या किया है, एसिड लिया है एक्सेस के अंदर, इस बार एसिड ले लिया है एक्सेस के अंदर और इसकी रिएक्शन करा दी है बेस से और बेस लिया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इस बार ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और यहाँ पर भी जो एनर्जी लिबरेट होगी इसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ से आप सिंपली फार्मूला बना सकते हो, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इनटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रीजन। ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए फार्मूला क्या है, एनर्जी रिलीज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इनटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रीजन।
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रीजन निकाल के यहाँ पे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की दो वैल्यू आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ये दोनों होती है जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग होते हैं। एक होती है माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और एक होती है माइनस का 57.2 किलो जूल पर मोल। ये दो एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये किस केस के अंदर होगी डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये केस तब होगा जब एसिड भी स्ट्रांग होगा और बेस भी स्ट्रांग होगा, तब वहां पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये होगी माइनस का 13.7। आगे बढ़िएगा, देखिएगा इस पर क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। आइए मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है, आपने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसकी रिएक्शंस कराई है डियर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब रिएक्शन कराई है तो क्वेश्चन पूछ रहा है एनर्जी जो रिलीज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन ये है सल्फ्यूरिक एसिड जो दिया गया है 1 मोल दिया गया है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये एक्सिस में लिया गया है और आपसे पूछ रहा है एनर्जी कितनी लिबरेट होगी। तो सुनिएगा, फार्मूला सेम यही होगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इनटू लिमिटिंग रीजन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रीजन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 13.7, क्योंकि ये भी स्ट्रांग है ये भी स्ट्रांग है। सवाल उठा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रीजन कैसे निकालें, तो ये देखिए ये है एक्सेस में, ये लिमिटिंग कभी बन नहीं सकता, यही है लिमिटिंग रीजन। हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 5 तरीके होते हैं, 2 तरीके आप हमेशा यूज करिएगा। अगर आपको मोल दिया गया है तो उसमें सिंपली वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर वैल्यूम नहीं दिया है। अगर वैल्यूम दिया है तो वैल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा फार्मूला। अगर आपको मोलरिटी दी गई है, वैल्यूम दिया गया है तो वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तीसरा तरीका होता है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। ये देखिए आपको मोल दिया गया है, आपको वैल्यूम नहीं दिया गया, तो आप वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैलेंस फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, सिंपली याद रखिएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो ये जाएगा 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी माइनस का 27.4 किलो कैलोरी पर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आइए सेकंड क्वेश्चन करा दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, याद रखिएगा ये एनर्जी, ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्वेश्चन दिया गया है H2SO4, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी रिएक्शंस मैंने फर्दर कराई है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने क्या किया है, चेंज किया है। क्वेश्चन सेम है, एनर्जी रिलीज क्या होगी ये आपको बताना है, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशंस आपको दी गई हैं। 1 मोलरिटी दी गई है 200 वैल्यूम, ये ml दिया गया 200 ml, और यहाँ पर भी दिया गया है 1 मोलरिटी यानी 1 मोलर 200 ml। दोनों ही कंसंट्रेशन सेम है, 1 मोलर 200 ml, 1 मोलर 200 ml। आपको क्या करना है, सिंपली फार्मूला लगाना है। पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट कौन होगा। यहाँ पे देखिएगा मोलरिटी दी गई है, वैल्यूम दिया गया है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट निकाला जाएगा MVF से। यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगा होगा MVF से। मोलरिटी आपको दी गई है 1, वैल्यूम आप रखोगे लीटर के अंदर। वैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन की संख्या, एसिड के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन की संख्या यहाँ पे रख दिया 2। बेस के केस में हम लोग जानते हैं OH आयन की संख्या होती है, OH कितना है 1, मोलरिटी है 1, वैल्यूम रखोगे लीटर के अंदर, और यहाँ पर देखिए वैलेंस फैक्टर है 1। यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। यहाँ पर जब निकालोगे तो आ जाएगा 0.2। हम लोग जानते हैं 0.2 की वैल्यू 0.4 के कंपैरिजन में कम है, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रीजन और ये बन जाएगा इसकी प्रेजेंस में एक्सेस। हम लोग फार्मूला सिंपली लगा देंगे, एनर्जी रिलीज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
इनटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी वैल्यू होती है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए माइनस का 13.7 इंटू ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट 0.2, ये हो जाएगा माइनस का 2.7 किलो कैलोरी। अगर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, कोई एसिड वीक हो जाए या कोई बेस वीक हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू -13.7 से कम करके -12.7 कर देते हैं। और ये जो डिफरेंस आता है 1 किलो कैलोरी का, इसलिए इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इस केस में हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये कब होगा डियर स्टूडेंट, जब कोई एक वीक हो जाए, चाहे एसिड वीक हो जाए चाहे बेस वीक हो जाए, इस केस के अंदर हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये था पूरा ओवरऑल एंथैल्पी। ओवरऑल एंथैल्पी के बाद एक और चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं हैस लॉ। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, कभी भी हैस लॉ का यूज़ मत करिएगा, उससे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल इतना आसान तरीका होता है कि जब आप इसको लगाओगे तो आप हैस लॉ को भूल जाओगे। हैस लॉ क्या कहता है, ये एक्चुअली बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। पहले हैस लॉ देख लीजिए, उसके बाद वो रूल देख लीजिएगा। एनर्जी है हैस लॉ, यहाँ पे लिखिएगा इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बिहाफ पर ये बेस्ड होता है। सॉरी स्टूडेंट, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए यहीं पर क्लास रोकनी पड़ेगी। देखिएगा, थैंक यू, धन्यवाद।